यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में पिछले वीडियो के बाद में अपन आज इसको आगे निरंतर देखेंगे। तो पिछले वीडियो में अपन ने देखा था पवन के निक्षेपण कार्य से जो बनी स्थलाकृतियाँ हैं और पवन के परिवहन कार्य। तो पवन के परिवहन कार्य के बाद में जो अपन ने देखा पवन के निक्षेपण कार्य से बनी स्थलाकृतियाँ, उसमें कुछ स्थलाकृतियों के बारे में अपन ने पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया था। उसके बाद में जो है आगे जो है कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ हैं उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन जो है जैसे आपको यहाँ पे जो है बालू का स्तूप यानी लोयस के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था। उसके बाद में जो है बालू का स्तूप जो है बालू का स्तूप किस प्रकार से बनता है, इंग्लिश में बालू का स्तूप को कहते हैं सैंड डोन्स। सैंड डोन्स जो है किस प्रकार से बनते हैं, तो पवन द्वारा रेत एवं बालू के निक्षेप से निर्मित टिब्बे या स्तूपों को बालू का स्तूप कहा जाता है। यानी पवन द्वारा बालू के निक्षेप से निर्मित टिब्बे या स्तूपों को बालू का स्तूप कहा जाता है। यानी नाम से विदित है। यानी बालू का स्तूप यानी बालू से निर्मित स्तूप या टिब्बे। उन सभी स्थानों पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं जहां पर रेत की मात्रा अत्यधिक होती है और तीव्र हवाएं चलते हैं। यानी ये जो होते सामान्यतः जहाँ पे बालू का स्तूप वहीं पे बनते हैं जहाँ पे रेत की मात्रा अत्यधिक होती है और तीव्र हवाएं चलती हैं। इनका आकार कई प्रकार का होता है। ये चंद्राकार, अर्धचंद्राकार, गोलाकार या अर्धगोलाकार आदि आकृतियों में पाए जाते हैं। यानी ये जो होते हैं इनका जो आकार कैसा कैसा हो सकता है, यानी पहला जैसे चंद्राकार, अर्धचंद्राकार, गोलाकार अथवा अर्धगोलाकार आदि आकृतियों में ये पाए जाते हैं। इनकी ऊंचाई सामान्यतः कुछ मीटर से लेकर 120 मीटर तक होती हैं। थार में यह 15 से 65 मीटर, यानी थार का जो मरुस्थल है भारत और पाकिस्तान में जो है कुछ, ठीक है, यहाँ पे भारत में कुछ क्षेत्र हैं और अधिकांश जो है पाकिस्तान में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है थार के मरुस्थल में 15 से 65 मीटर, सहारा में 180 मीटर और कोलोराडो में 300 मीटर तक ये ऊंचाई इनकी होती हैं तथा इनकी लंबाई 3 किमी से लेकर के 150 किमी तक होती है। यानी इनकी जो लंबाई होती है वो 3 किमी से लेकर के 150 किमी तक होती हैं। बेगनोल्ड के अनुसार बालू का स्तूप या रेत के टीले या टिब्बे बालू के गतिशील ढेर हैं। यानी ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, बालू के गतिशील ढेर होते हैं जिनका अस्तित्व धरातलीय आकृति या स्थिर पवन अवरोध से सर्वथा स्वतंत्र होता है। अब टीलों या स्तूपों की जो उत्पत्ति जो है, उत्पत्ति में निम्नलिखित तत्व मुख्य होते हैं। जैसे पहला जो है वनस्पति विहीन क्षेत्र। वनस्पति विहीन जो क्षेत्र हैं वो प्रमुख तथ्य होना चाहिए। यहाँ पे जो होते हैं वहीं पे बनता है इसका जो निर्माण होता है। दूसरा बालू की प्रचुरता। तीसरा है हवा के तीव्र शक्तिशाली झोंके। और चौथा है पवन के मार्ग में कोई रुकावट जिसके आधार पर निक्षेपण हो सके, ठीक है। ये जो पॉइंट है तत्व, यानी टीले या स्तूपों की उत्पत्ति में निम्नलिखित तत्व मुख्य है, ठीक है। अब जो है और पांचवा जो बिंदु है वो है बालू के निक्षेप के लिए उचित स्थान होना चाहिए। स्थान नहीं होगा तो बालू का स्तूप का जो निक्षेपण कहाँ होगा, अतः बालू के निक्षेप के लिए उचित स्थान भी होना चाहिए। अब है बालू का स्तूपों का विस्तृत रूप और आकार हवा की शक्ति एवं बालू की उपलब्ध मात्रा पर निर्भर करता है। यानी बालू का स्तूपों का जो विस्तृत जो रूप जो है और आकार जो है वो हवा की शक्ति, यानी शक्ति कितनी है, कम, यानी ज़्यादा शक्तिशाली होगी तो हवाएं जो है निरंतर हवाएं जो बालू का या रेत के कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो परिवहित करती रहेगी। और जहाँ पे बाधा या रुकावट या वनस्पति जो क्षेत्र होगा जहाँ पे, तो वहाँ पे जो रुकावट के कारण गति मंद होगी तो वहाँ पे जो निक्षेपण कर देती है रुकावट के या बाधा के कारण, ठीक है। तो यानी बालू की उपलब्ध मात्रा पर निर्भर करता है। इसका रूप या
तो हवा की दिशा के समानांतर होता है या लंबवत होता है, या तो इनकी जो आकार जो होता है हवा जो दिशा वो हवा की दिशा के अनुरूप होता है या लंबवत होता है इनका रूप। बालू का स्तूपों में जो पदार्थ सम्मिलित रहते हैं उनमें मुख्य क्वार्ट्ज एवं कभी कभी न्यून खनिज का भी सम्मिश्रण पाया जाता है। यानी इसमें जो है न्यून खनिजों का भी सम्मिश्रण, यानी मुख्य रूप से क्या होते हैं, क्वार्ट्ज होते हैं और कभी कभी न्यून खनिज भी का भी इसमें सम्मिश्रण पाया जाता है। यदि वनस्पति का अभाव हुआ तो रेत के टीलों की बालू एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ती रहती है और वनस्पति बालू को उड़ने में कहाँ तक रोक सकती है और उड़ने वाली बालू वनस्पति को कहाँ तक नाश कर सकती है, इन्हीं दोनों बातों पर बालू का स्तूपों या रेत के टीलों का अस्तित्व है। अब जो है बालू का स्तूपों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ डून्स। बालू का स्तूपों में रेत की मात्रा, धरातलीय बनावट, अवरोध उत्पन्न करने वाले साधन और पवन की दिशा आदि के आधार पर भिन्नता पाई जाती है। यानी पहला जो है बालू का स्तूप में जो है रेत की मात्रा कितनी है, धरातलीय बनावट कैसा है, अवरोध उत्पन्न करने वाले साधन कौन से हैं, पवन की दिशा क्या है आदि पर ये भिन्नता लिए हुए होते हैं। बेगनाल्ड ने वास्तविक बालू का स्तूपों को केवल दो प्रकारों में विभाजित किया है। पहला जो है वो है बरखान, ये जो है जीके में भी ध्यान में रखना है अपने को, ये जो हवा या पवन के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति है प्रमुख रूप से बरखान, जो अर्धचंद्राकार होती है इसकी आकृति। दूसरा है सीप, ठीक है। तो बेगनाल्ड ने जो है बालू का स्तूपों को मुख्य रूप से दो प्रकार में विभाजित किया, पहला बरखान और दूसरा सीप। हेक ने स्तूपों को 3 वर्गों में रखा है, अनुप्रस्थ स्तूप, परवलित स्तूप और अनुदैर्घ्य स्तूप। यानी हेक जो है महोदय ने इसको जो है 3 वर्गों में वर्गीकृत किया है, पहला अनुप्रस्थ, दूसरा परवलिक स्तूप और तीसरा है अनुदैर्घ्य स्तूप। मेल्टन ने 1940 में जो है स्तूपों को 3 समूह में रखा, एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन द्वारा निर्मित, दूसरा है पवन वनस्पति के अवरोध द्वारा उत्पन्न और तीसरा है जटिल स्तूप जिनका निर्माण भिन्न दिशाओं में बहने वाली हवा द्वारा होता है। अब जो है इनके प्रकारों को भी इस प्रकार से रखा जा सकता है। तो पहला जो है स्थिति के आधार पर, अब स्थिति के जो आधार पर जो है सागरीय तटीय बालू का स्तूप, दूसरा है मरुस्थलीय बालू का स्तूप और तीसरा जो है वो नदी तट के बालू का स्तूप। यानी ये हो गए स्थिति के अनुसार। फिर है आकार के आधार पे बालू का स्तूप का जो वर्गीकरण, तो अनुदैर्घ्य या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, दूसरा अनुप्रस्थ या आड़े बालू का स्तूप, तीसरा अनुवर्ती या परवलिक बालू का स्तूप। अनुदैर्घ्य या पवनानुवर्ती जो बालू का स्तूप हैं, ये वह स्तूप हैं जो हवा की दिशा में लंबाकार होते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है, एग्जाम में भी पूछते रहते हैं, ठीक है। तो यानी ये वह स्तूप हैं जो हवा की दिशा, जिधर हवा चल रही है हवा की दिशा में ये लंबाकार होते हैं। इसमें जिस दिशा में पवन चलती हैं ढाल मंद तथा पवन विमुख का ढाल क्या होता है, तीव्र होता है। यानी जिस दिशा से पवन चलती हैं उस तरफ क्या होता है, ढाल मंद होता है तथा पवन विमुख का जो ढाल होता है वो तीव्र होता है। बेगनाल्ड ने के अनुसार अनुदैर्घ्य स्तूपों की उत्पत्ति एक ही दिशा से चलने वाली पवनों द्वारा होती है और इनको सीप SEIF ये अपने को ध्यान रखना है। ये कई बार जीके में पूछा गया है, RS के एग्जाम में भी, ज्योग्राफी में भी या फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी कई बार इसके बारे में ये प्रश्न बनता रहता है, ठीक है। अनुदैर्घ्य या पवनानुवर्ती जो बालू का स्तूप है वो इनमें निम्न में से कौन से हैं, क्या है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो इनको सीप भी कहा जाता है।
यदि रेत की मात्रा कम तथा पवन का वेग सामान्य हुआ तो हंसिया जो होती हैं, हंसिया की आकृति के अर्धचंद्राकार, ये अपने को ध्यान रखना, हंसिया की आकृति के अर्धचंद्राकार टीले बनते रहते हैं, बरखान कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। मिस्र में ये 100 मीटर तक ऊंचे होते हैं। ये लंबी श्रृंखला के रूप में कभी कभी 300 किमी तक होते हैं। राजस्थान के थार मरुस्थल में ऐसे अनेक स्तूप पाए जाते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे जो है राजस्थान के थार मरुस्थल में ऐसे अनेक स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है, जो बरखान जो है वो क्या है? यानी रेत की मात्रा कम तथा पवन का वेग सामान्य हुआ तो हंसिया की आकृति के अर्धचंद्राकार जो टीले जो बनते हैं उसको क्या कहते हैं? बरखान के नाम से जाना जाता है। अब है अनुप्रस्थ या आड़े बालू का स्तूप। पहला हो गया था अनुदैर्घ्य, दूसरा जो है वो अनुप्रस्थ या आड़े बालू का स्तूप, यानी ट्रांसवर्स सैंड डून्स। जब रेत के टीले से हवा समकोण बनाती हुई टकराती हैं, यानी इसमें क्या होता है? जब रेत के जो टीले हैं, जब रेत के टीले से हवा समकोण बनाती हुई टकराती हैं तो वे आड़े या अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहे जाते हैं। ये सामान्यतया लहरदार होते हैं। इस प्रकार के स्तूप उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहां पर उड़ती हुई बालू इतनी अधिक हो कि प्राय पूरी रेत से वनस्पति नष्ट हो जाती हैं। यानी ये जो है अनुप्रस्थ या आड़े बालू का स्तूप जो है, यानी जब रेत की टीलों से हवा समकोण बनाती हुई ये टकराती हैं तो वे आड़े या अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहे जाते हैं। और सामान्यतः ये लहरदार होते हैं और इसमें जो है वो इस प्रकार के स्तूपों को उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहाँ पर उड़ती हुई बालू इतनी अधिक हो कि प्राय पूरी रेत से वनस्पति नष्ट हो जाती है। तीसरा जो है वो अनुवर्तीय या परवलयिक बालू का स्तूप। यह जो है यह स्तूप लंबे एवं अनुव्रत होते हैं। इनके सिरे पवन की दिशा में ही होते हैं। पवन की तरफ इनका ढाल मंद होता है और इनके समीप वनस्पति के चिन्ह मिलते हैं। तटीय ब्लोआउट ने इसी के उदाहरण दिए। जब अनुवर्ती टीले लंबी, पतली एवं समानांतर श्रेणियों में बदल जाते हैं तो ये हेयर पिन या स्तूप कहलाते हैं। अब है बरखान या बरकान। अब जो है ये जो किस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से जो बालू का स्तूपों के बारे में बताया है, तो अपने को बरखान जो है वो बालू का स्तूप ही है। तो यानी बरकान अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के ही विशिष्ट रूप हैं। ये ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया है। बरकान जो है वो क्या है? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के ही विशिष्ट रूप हैं, अनुप्रस्थ। ठीक है, अब जो है इनका आकार क्या है? अर्धचंद्राकार या वृत्तीय होता है और उसके दोनों छोरों पर आगे की ओर एक सींग जैसी आकृति निकली रहती है और आगे वाली पवन विमुखी ढाल जो है वो तीव्र, इसके विपरीत पवन विमुखी ढाल उत्तल एवं मंद होती हैं। बरखान एक तुर्की शब्द है। बरखान जो शब्द है वो क्या है? तुर्की शब्द है, ये ध्यान रखना है अपने को, जिसका अर्थ होता है खिरगिज स्टेपीज में बालों की पहाड़ी। खिरगिज जो स्टेपीज जो है में बालों की पहाड़ी को क्या कहते हैं? तुर्की शब्द में है ये बरखान। तुर्किस्तान में ये अधिक संख्या में मिलते हैं। बरखान की औसत ऊंचाई 30 मीटर तक होती है और इनकी चौड़ाई लंबाई की अपेक्षा लगभग 12 गुना अधिक होती हैं। और चित्र में आप ये देख सकते हो, ऐसा चित्र भी अपने को नोटबुक में ज़रूर बनाना है। ठीक है, ये जो है जैसे इधर से जो है ये आपको सामान्यतः दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जो है अपने को ध्यान से अपने को नोटबुक में ज़रूर बनाना है। अब जो है बरखान पवन के वेग के साथ ही पवन की दिशा की तरफ बढ़ते रहते हैं। यानी जिस तरफ से पवन चल रही है तो वो धीरे धीरे निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, बढ़ते रहते। कभी कभी जब इनका विस्तार कृषि क्षेत्र की तरफ होता है तो
इनसे कृषि योग्य भूमि समाप्त हो जाती है और प्राचीन इतिहास में इसके कई प्रमाण मिलते हैं जिनसे मानवीय सभ्यता का ह्रास हुआ है। ठीक है, इसके कई प्रमाण भी मिलते हैं। बालू का स्तूपों का खिसकना या स्थानांतरण यानी माइग्रेशन ऑफ सैंड डून्स। तो बालू का स्तूपों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना बालू का स्तूप का क्या कहलाता है? स्थानांतरण कहलाता है। समय तथा स्थान के सापेक्ष इसका पलायन होता रहता है और स्तूपों का पलायन पवन की दिशा में ही होता है सामान्यतः। ठीक है, विपरीत नहीं हो सकता है। अधिकांशतः उन स्तूपों का स्थानांतरण अधिक होता है जिनका निर्माण बिना किसी अवरोध के होता है, यानी बिना किसी अवरोध के बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। तो वहाँ से वो क्या धीरे धीरे फिर वापस पवन द्वारा वो स्थानांतरित कर दिए जाते हैं धीरे धीरे समय के साथ। तो वायु की दिशा में रेत के कण बालू का स्तूप के पवन विमुखी भाग से उड़कर उनके पवन अधिमुखी भाग की तरफ लुढ़कते रहते हैं, जिसके कारण स्तूप धीरे धीरे खिसकते जाते हैं। यद्यपि सामान्य तौर पर इनका खिसकाव 30 से 50 मीटर प्रतिवर्ष होता है। सामान्य तौर पे जो इनका खिसकाव जो होता है 30 से 50 मीटर प्रतिवर्ष तक होता है, परंतु बाल्टन ने किजिलकुम मरुस्थल में अध्ययन करके बताया है कि यहाँ स्तूप एक दिन में 20 मीटर तक पलायन कर जाते हैं। बालू का स्तूपों का पलायन अत्यंत हानिकारक होता है और कभी कभी इनके मार्ग में पड़ने वाले गांव, वन, झील, खेत आदि इनके नीचे दब जाते हैं। यानी ये जो है खतरनाक भी होता है, यानी हानिकारक होता है। तो बालू का स्तूपों का पलायन अत्यंत हानिकारक होता है। कभी कभी इनके मार्ग में पड़ने वाले गांव, वन, खनिज यानी खेत, झील आदि क्या हो जाते हैं? इसके नीचे दब जाते हैं तथा मरुस्थलों का विस्तार होता रहता है। और भारत का थार मरुस्थल इसका प्रमुख उदाहरण है। भारत का जो थार मरुस्थल है वो इसका प्रमुख उदाहरण है, जो उत्तर प्रदेश की ओर निरंतर बढ़ रहा है। ठीक है, अब जो है ये जो आपने देखा है प्रमुख रूप से बालू का स्तूपों के बारे में, जो पवन द्वारा जो निर्मित प्रमुख जो स्थल रूप है। तो धन्यवाद। इसको अपने को अच्छे से अपने नोटबुक में जरूर बना लेवे। और ये जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो समय के समय पर एग्जाम में आता रहता है। धन्यवाद।